नमस्कार विद्यार्थियों। समास के प्रकरण में कल हमने समास का परिचय, समास की परिभाषा और दो जो भेद थे 6 भेदों में के अविभाव समास और तत्पुरुष समास, उनको हमने परिभाषा और उदाहरणों की व्याख्या सहित पदों को समझा, समास विग्रह को समझा, सामासिक पद क्या होता है उसको समझा और उनके उदाहरण जो हमने पढ़े थे। आज प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए 4 जो समास के भेद बचे हुए हैं उनको हम उसी लहजे में पढ़ेंगे जिस प्रकार से कल अविभाव और तत्पुरुष को पढ़ा। तो नंबर 3 पे है, कल मैंने लिखा दिया था 6 भेदों को, आपने देखा होगा। नंबर 3 पे है कर्मधारय समास। तो आप नोटबुक निकालें और कल की तरह इनको नोट करते रहें। कर्मधारय समास। परिभाषा लिखेंगे इसकी। जिस समास का पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अर्थात जिस समास में विशेषण और विशेष्य का मेल हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कैसे कहते हैं कर्मधारय समास? जिस समास में एक पद विशेषण हो और एक विशेष्य हो, यह दूसरी परिभाषा के रूप में जिस समास में विशेषण और विशेष्य का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लिखेंगे, महापुरुष कल भी मैंने बताया था आपको, जब हम पढ़ रहे थे 2 पद होंगे, 2 पद अलग अलग है। एक पूर्व पद जिसको पहला पद कहते हैं, दूसरा उत्तर पद जिसको बाद वाला या दूसरा पद कहते हैं। उन्हीं को हम देखते हैं कि कौन सा पद विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। अगर एक पद विशेषण हुआ और एक विशेष्य हुआ तो कर्मधारय समास होगा। एक पद प्रधान होगा और पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप होगा तो तत्पुरुष होगा। एक पद अव्यय होगा, एक संज्ञा होगा तो अविभाव समास होगा। तो इन्हीं पदों को देखना है हमको, और जब भी पद मिल जाते हैं तो सामासिक पद बन जाता है जिसे हम समास कह देते हैं। तो उदाहरण है हमारे पास महापुरुष लिखा हुआ है। जैसे अब 2 है इसमें, देखो भाई, एक पद तो है महा और दूसरा पद है पुरुष। 2 पद हो गए ना। अब पुरुष को तो हम सब जानते हैं कि संज्ञा शब्द है, तो विशेष्य है, विशेषण तो है ही नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष जो है जातिवाचक संज्ञा में है तो विशेष्य है, विशेषण तो होगा ही नहीं, क्योंकि विशेषण तो विशेषता बतलाता है किसकी? संज्ञा की। ठीक है ना। अब महा क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि महा का अर्थ क्या होता है? यहां लिया गया है महान या बड़ा, महान या बड़ा। तो एक पद तो क्या हो गया? पहला पद जिसको पूर्व पद कह दिया, ये तो क्या हो गया? महा। और दूसरा पद जिसको उत्तर पद कह दिया वो क्या हो गया? पुरुष। तो जिस समास में पूर्व पद तो विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, या ये कहें कि विशेषण और विशेष्य का मेल हो, विशेषण और विशेष्य का मेल हो, तो वह कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अब इसका समास विग्रह देखिए। समास विग्रह किस प्रकार से करना है? कल भी किए थे हमने समास विग्रह, उनसे अलग है आज।
महान है जो पुरुष, ये समास विग्रह क्या है इसका? समास विग्रह। ठीक है, पूछता है पेपर में तो ऐसे करके आना है। महान है जो पुरुष, महा यानी महान पूर्व पद हो गया, पुरुष यानी दूसरा पद हो गया। दूसरा उदाहरण लो लिखिए इसमें, सज्जन। दूसरा उदाहरण लिखेंगे सतजन। एक पद सत हो गया, दूसरा जन हो गया। अब जन कौन जानते हैं? जन समूह का बोध करा रहा है। जातिवाचक संज्ञा में समूहवाचक का बोध है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं जिनमें समूहवाचक का बोध करा रहा है। जन यानी लोग। कैसे लोग? सत यानी अच्छे लोग। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषता हो गई। तो ये पूर्व पद हो गया यानी पहला विशेषण, और ये पूर्व पद, ये तो क्या हो गया बेटा? विशेषण। और ये दूसरा पद हो गया, ये क्या हो गया? विशेष्य। ये क्या हो गया? विशेष्य। तो यही तो है, विशेषण और विशेष्य का जब मेल होता है तो वह कौन सा समास होता है? वह कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है। और सतजन, अब इसका क्या करना है? समास विग्रह करना है। सत है जो जन, समास विग्रह इसका ऐसा ही होगा। कोई सा भी उदाहरण हो, है जो, है जो, है जो, इस प्रकार से करना है। ठीक है, ऐसे इनका। अब और उदाहरण जो इसमें दिए हुए हैं उनको आप स्वयं करना, सबको इसी प्रकार से हल करना, उनका पद निकाल लेना, पद निकालने के बाद में समास विग्रह कर लेना। ना समझ में आते कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको समझा दिया जाएगा। अगला जो समास है उस पर चलते हैं, इसको उतार लिया होगा। अगला जो समास है बताइए कौन सा है? कल ही लिखा था, आपको ध्यान होगा। छह वेदों का नाम लिखा दिए आपको। तो अगला है भाई द्विगु समास। अगला समास कौन सा है? अगला समास है द्विगु समास, नंबर 4 पे। कल ही लिखा हमने, याद होगा आपको। द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास को लिखेंगे, परिभाषा लिखें, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक या संख्यावाची होता है और वह किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, द्विगु समास कहलाता है। कौन सा? यानी उसका कैसा पद होगा? संख्यावाची। क्या दी हुई होगी? संख्या। और जब हम उसका विग्रह करेंगे, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? समूह या समाहार का बोध कराएगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो गई? जिस समास का एक पद संख्यावाचक होता है और वो किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। जैसे उदाहरण में हम लिखेंगे त्रिलोक। त्रिलोक, अब देखिए विस्तार से समझा देता हूं। त्रि हो गया, दूसरा पद हो गया लोक। त्रि का अर्थ क्या हो गया? तीन। तीन मतलब संख्या। तीन मतलब संख्या। परिभाषा क्या दी हुई है? संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक किसमें होता है? द्विगु समास में। ठीक है, और उसमें किस प्रकार से समाहार करेंगे? ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है। तीन लोकों का समाहार। अब इसमें यह चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर समूह ठीक बैठता है उसके साथ तो समूह लगाए, समूह नहीं बैठता है तो समाहार लगाए। इस प्रकार से इनका जो विग्रह होगा, जो द्विगु समास है उसका इस प्रकार से विग्रह होगा। संपूर्ण द्विगु समास का चाहे कोई सा उदाहरण हो, या तो उसके साथ समूह का बोध होगा या उसके साथ समाहार का बोध होगा। और संख्या को हम, जो ये संख्या यहाँ दी हुई होगी, चाहे वो संस्कृत भाषा में दी हुई हो चाहे कोई और भाषा में दी हुई हो, उसका हिंदी रूप लिख के हमको इस प्रकार से उसका जो अर्थ लिखना है। दूसरा उदाहरण इसका लिखें, पंचवटी।
पंचवटी, वही चीज आ गई। एक हो गया पंच यानी 5 और दूसरा वटी। अब देखिए इसका समास विग्रह हम करेंगे, दो पद हो गए, एक पंच हो गया दूसरा वटी हो गया। पंच मानी 5, तो हिंदी में लिख दिया ना पंच को, जैसे 3 को 3 लिखा। 5 वटों, पेट को कहते हैं, का समाहार, वट विरक्त सुना होगा ना आपने। 5 वटों का समाहार, ये इसका समास विग्रह होगा। ये इसका पहला पद होगा, ये इसका दूसरा पद होगा, ये इसका पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, इसका समास विग्रह होगा। समास विग्रह, ठीक है भाई। इस प्रकार से हमको इनको करना है। उतार दो इसको। अगला नंबर 5 कौन सा होगा? कल ही हमने 6 वेदों के नाम लिखे हैं और 6 वेदों के नाम आपको इजी वे में याद हो जाने चाहिए। द्वंद्व समास नंबर 5 होगा भाई, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में, या ऐसे लिखो आप तो, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके साथ लगी विभक्ति, जिनको कहते हैं इस तरह से, और उनके साथ लगी विभक्ति और का लोप होता है, वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कहा? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और जब दोनों पद को हम समास विग्रह करते हैं, अलग अलग जब उनको करते हैं, तो उनके बीच में जो एक विभक्ति लगी हुई होती है और वो निकल कर आ जाती है समास विग्रह करते समय। लेकिन वापिस जब हम उनको सामासिक पद बनाएंगे तो फिर वो विभक्ति लोप हो जाएगी। यही लिखा हुआ है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके साथ लगी विभक्ति और का लोप होता है। जैसे पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, एक पद ही हो गया, एक पद ही हो गया। कितने पद हो गए? 2 पद। कितने हो गए? 2। दोनों पद प्रधान है, पूर्व अलग दिशा हो गई, पश्चिम अलग दिशा हो गई। दोनों पद प्रधान है, दोनों का अपना अलग अर्थ है। लेकिन समास विग्रह करेंगे तो क्या निकल कर आएगा बीच में? और, तो समझ जाएंगे हम द्वंद्व समास। ये योजक चिन्ह जो दिख रहा है ना, ये भी बहुत काम करता है इसमें, इसको भी ध्यान रखें। लगभग योजक चिन्ह जो है वो द्वंद्व समास में आता है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो नहीं भी आता, लेकिन ज्यादातर आता है। तो उदाहरण का जो समास विग्रह करेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर्म को और लगा देना बीच में। किसके बीच में? दोनों पदों के बीच में। क्या हो गया समास विग्रह? पूर्व और पश्चिम। समास विग्रह क्या हो गया? पूर्व और पश्चिम। ये ध्यान देना बस आपको। दूसरा उदाहरण देखिए जिसमें ये दिया हुआ नहीं है योजक चिन्ह, ठीक है। शीत और उष्ण, योजक चिन्ह दिया हुआ नहीं है भाई, लेकिन फिर भी शीतोष्ण का जब हमने समास विग्रह किया तो एक शब्द निकल कर आया हमारे पास में शीत और दूसरा शब्द निकल कर आया उष्ण। बीच में क्या बचा? और। जब सामासिक पद था तब तक इसका लोप था, लेकिन जैसे ही हमने सामासिक पद का समास विग्रह किया तो क्या निकल कर आया? और। यही परिभाषा में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। शीतोष्ण का शीत और उष्ण। तो इस प्रकार के बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, इनको आप देख लेना, लिख लेना, समझ लेना। नंबर 6 पे आ जाओ।
छठा समास हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि। इसको अशुद्धि लिखते हैं आधे बच्चे, तो बोर्ड पे मैंने शुद्ध लिखा है, आप भी शुद्ध लिखें। वी में बड़ी मात्रा है रे के साथ साथ, और ही में छोटी मात्रा है, ये ध्यान रखना। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। अब देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, तो लिखेंगे जिस समास में, समस्त पद समास को कहते हैं भैया ना, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ दूसरी परिभाषा में आपको। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे, अपना अलग अलग उनका रूप था, अलग अलग उनका अर्थ था, बस बीच में क्या लगाया और। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, जो समस्त पद है ना, जिसको हम पढ़ेंगे, जो समस्त पद है उस पद से कोई अन्य अर्थ लिया जाएगा विकल्प के माध्यम से, विशेषण के तौर पर। यानी जो संज्ञा शब्द परिभाषा में लिखा हुआ है, किसी संज्ञा का विशेषण होता है। जैसे वो नाम जो दिया होगा उदाहरण में, उसकी विशेषता बतलाई जाएगी उस पद के माध्यम से। उस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। होता क्या है, उसका कोई अन्यत्र अर्थ लिया जाता है एक विशेषण के तौर पर, एक विशेषता के तौर पर। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। दशानन बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने इसको पढ़ा भी होगा, सरल है इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूं तो आपको समझ में भी आएगा। जैसे दशानन शब्द आ गया, दशानन। अब इसमें दो पद है भाई, कितने पद हैं? दो पद, क्योंकि मैंने बताया था आपको पद तो बेटा दो ही होंगे। इसमें भी दो पद हैं, एक तो दस हो गया और दूसरा आनन हो गया। मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं, एक तो दस हो गया और दूसरा आनन हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं है, कोई सा पद प्रधान नहीं, क्योंकि ये संख्या है। ये क्या है? संख्या, और ये उस शब्द का पर्याय है। तो ये कोई सा भी पद प्रधान नहीं है, ये अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है। यानी देखो ये संज्ञा शब्द है, ये क्या है? संज्ञा शब्द। आनंद मतलब मुख, और ये 10, ये इसकी विशेषता बतला रहा है। विशेषण है कौन सा? संख्यावाची विशेषण, क्योंकि मुखों की गिनती की जाती है, गणना इनकी की जाती है, तो ये विशेषता बतला रहा है इनकी। अब अर्थ हम किस प्रकार से लेंगे? अर्थ हम इसका लेंगे, दशानन का। इसका नहीं लेंगे 10 प्लस आनंद का, इसका लेंगे। ये समस्त जो पद है ना, ये अप्रधान है, इसका कोई ऐसा अर्थ लेंगे कि इसका अर्थ कहां जाके निकल रहा है, कोई तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर 10 हैं आनंद जिसके, इसका समास विग्रह ऐसे करना है। सबका समास विग्रह एक ही उदाहरण के आधार पे, दो ही उदाहरण के आधार पे जो मैंने आपको समझाया ऐसे ही होगा। है जो, और लगा के, या जो कारक जो वाला समास था तत्पुरुष, उसमें कारक चिन्हों के आधार पर होगा। अविभाज्य समास जो था उसमें शुरू में पढ़ाया ही था हमने। कर्मधारय में विशेषण विशेष है, द्विगु में संख्यावाची, समूह समाहार है, द्वंद्व में और है, और इसमें अन्य विकल्प के साथ होगा। 10 है आनंद जिसके, अर्थात ये देखिए यहां तक हो गया। अर्थ तो इसका क्या हो गया बेटा? यही तक हो गया। 10 है आनंद जिसके, अर्थात। अब अन्य अर्थ आएगा, अलग विशेषता बताई जाएगी कि 10 आनंद किसके हैं, वो होगा बहुव्रीहि समास। यहां तक तो ये सिर्फ इसका अर्थ है। अब जो अलग जो अर्थ निकल कर आएगा, संज्ञा का जो विशेषण निकल कर आएगा, वो होगा बहुव्रीहि समास। क्या निकल कर आएगा? संज्ञा का विशेषण। किसके? अर्थात रावण।
तो ये जो रावण जो शब्द आया है ना, ये है बहुब्रीहि समास, ये निकल कर आया है संज्ञा का विशेषण। किसके हैं ये 10 आनंद? ये मुख, आनंद मतलब मुख। किसके हैं 10 मुख? रावण के। तो इसका जो विशेषण निकल कर आया रावण। ठीक है भाई। चतुर्भुज, एक उदाहरण और समझ लीजिए। चतुर्भुज वही चीज है चतुर्भुज। अब इसमें थोड़ी ये चीज और ध्यान दे लो बेटा, इसमें क्या होता है, जो द्विगु समास है और बहुब्रीहि जो समास है, इसमें संज्ञा का जो कई बार मेल होता है संख्या का, तो क्या होता है, जैसे 10 मुखों का समाहार, 10 आनंद का समाहार, 10 मुखों का समूह, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो वही चीज हमको देखनी है कि समास विग्रह हम किस आधार पर कर रहे हैं। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि कौन से समास के लेवल को लेकर हम जो है समास विग्रह कर रहे हैं। तो ध्यान रखना ही चीज होगा ना, उसका उस आधार पर समास विग्रह करेंगे तो वो समास होगा, लेकिन इस आधार पर करेंगे तो ये समास होगा। 4 हैं भुजाएं जिसके, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 4 है भुजाएं जिसके। किसके हैं भाई? किसके हैं? विष्णु जी के। किसके हैं? किसके हैं? विष्णु जी के। तो ये क्या हो गया? इस प्रकार से ये जो यानी जो भी पद है समस्त पद वो प्रधान नहीं है, यानी अप्रधान है, लेकिन संज्ञा का विशेषण रूप लेकर हम कोई अन्य उसका अर्थ लेते हैं, वो बहुब्रीहि समास में जाकर आता है। अब द्विगु समास से ये समायोजन करता है, मिला हुआ होता है, लेकिन विकल्प के तौर पर जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो वो उससे अलग हो जाता है, जैसा हमने अभी समझा था, उसको अलग कर देते हैं। तो ये हो गया। अब मैं आपका समास का टॉपिक है वो हो गया है भैया। तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। समास का टॉपिक भी हमारा पूर्ण हो गया। मुहावरे और लोकोक्ति बची हुई हैं, उनको आप पढ़ लेना, या फिर विद्यालय खुलेगा सुचारू रूप से तो हम उनको पढ़ा देंगे। अब हमारा कल का जो टॉपिक होगा वो होगा पत्र लेखन। कल हम पत्र लेखन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम पाठ्य पुस्तक को शुरू करेंगे। नमस्कार।